हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री की एचटेट पीजीटी की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने पीजीटी हिस्ट्री एचटेट 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया था। आज हम लोग 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक को चिन्हित कीजिए जो बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश से संबंध नहीं है। तो ये वाकपति, धंग और विद्याधर, ये तीनों ही चंदेल राजवंश हैं, लेकिन महेंद्रपाल जो है ये गुजर प्रतिहार वंश के हैं, ये गुजर प्रतिहार के हैं। तो ऑब्वियसली ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन शासन जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, उसका आंसर होगा हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल कच्छ में उपस्थित नहीं है? धोलावीरा भी कच्छ में है, सुरकोटड़ा भी कच्छ में है, देसलपुर भी कच्छ में है, लेकिन जो लोथल है वो कच्छ में ना होकर अहमदाबाद में है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक थे? माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रथम स्वतंत्र आधार का मंदिर माना जाता है? देखो, मंदिरों के लिए तीन शैली यूज की जाती है। एक तो है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली और एक होती है बेसर शैली। जो नागर शैली है ये उत्तर में यानी कि नॉर्थ में, और द्रविड़ शैली जो है वो साउथ में, और जो दोनों का मिला जुला है उसे हम बेसर शैली बोलते हैं। तो यहाँ हमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि द्रविड़ शैली का कौन सा मंदिर है, तो इसका आंसर रहेगा महाबलीपुरम का तट मंदिर। ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। अब्दुल रजाक नामक फारसी यात्री ने विजयनगर की यात्रा और वहां प्रवास किस शासक के शासनकाल में की थी? तो ये जो अब्दुल रजाक हैं, ये फारस से आया हुआ यात्री है। ये जो आया है देवराय सेकंड के टाइम आया है। अब हम आगे की भी बात कर लेते हैं कि बाकी और कौन कौन आए हैं। देवराय सेकंड के टाइम अब्दुल रजाक आया है, निकोलो कोंटी आया है देवराय फर्स्ट के टाइम, और कृष्ण देव के टाइम आया है बारबोसा पुर्तगाली, और डोमिंगो पायस जो यात्री है, ये दोनों कृष्णदेव के टाइम आए हैं। देवराय के टाइम आएगा इटली का निकोलो कोंटी, निकोलो। और देवराय सेकंड के टाइम अब्दुल रजाक, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अब्दुल रजाक के टाइम, अब्दुल रजाक किसके टाइम आया? तो देवराय सेकंड के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सल्तनतकालीन इतिहासकार नियमित रूप से कारवानी और मुल्तानी नामक दो पदों का प्रयोग करते थे। ये दो पद क्या व्यजित करते हैं? तो ये जो दोनों पद है वो व्यापारिक श्रेणियों के लिए यूज होते थे, ये दोनों व्यापारिक श्रेणी में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ हमें नहीं पे ध्यान देना है। नहीं है मीन्स हमें पहले ही देख लेना है कि क्या नहीं है। तो गुलाम वंश का लास्ट शासक जो है वो केकुबाद था, बिल्कुल ठीक है। खिलजी वंश का नसरुद्दीन था। तुगलक वंश का मोहम्मद शाह था। सैयद वंश का जो लास्ट शासक है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद नहीं है, और हमें यहाँ पे नहीं ही ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। चलो हम पता करते हैं कि सैयद वंश का लास्ट शासक कौन था। तो सैयद वंश का जो लास्ट शासक है वो था अलाउद्दीन अहमद शाह। ठीक है, तो इसका ये हमें नहीं ढूंढना है ना। तो सैयद वंश के साथ नसीरुद्दीन मोहम्मद नहीं आएगा, बल्कि अलाउद्दीन अहमद शाह आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। देवी चंद्रगुप्त में भी ये जानकारी हमें देखने को मिलती है, काव्य मीमांसा में भी और हर्षचरित में भी, लेकिन मालती माधव में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर रहेगा 1 2 3 यानी कि ऑप्शन 1। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही होंगे, लेकिन मालती माधव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में शासकों के अवक्ष चित्र से युक्त सिक्के पहली बार जारी किए। देखो, भारत में प्राचीन सिक्के भी होते थे जिन्हें आहत बोला गया है, आहत। लेकिन जब ये इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी लोग आए थे उससे पहले हमारे चित्रों पे लेख नहीं होते थे। तो जो लेख वाले या आवक चित्र, ये आवक चित्र है, इसे हम कभी कभी क्वेश्चन में लेख वाले सिक्के भी पढ़ते हैं, लेख वाले।
लेख वाले सिक्के किन्होंने चलाए हैं? हिंद यूनानियों या इंडो ग्रीक द्वारा ये सिक्के चलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे हमें असत्य देखना है। चारों ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। ये भी ठीक है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पे भी नियंत्रण रखा करती थी। ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन 4 जो है ये राइट नहीं है। इसमें बोला है कि श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में, उत्तर भारत में नहीं, उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ जो है ये प्रचलित थी श्रेणी व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, सबसे प्राचीन जैन आगमों का संकलन किया गया। अब देखो, जैन ग्रंथ जो है वो अर्धमागधी या प्राक्त भी बोल सकते हैं, प्राक्त और अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर बात आ जाए आपकी बौद्ध ग्रंथों की, तो वो भी हमें पता होना चाहिए ना। बौद्ध ग्रंथों की बात आ जाए तो वो होगा पाली भाषा में, और जैन ग्रंथ है वो या तो प्राक्त या अर्धमागधी उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, बहमनी शासक जिसने गुलबर्गा से बिदर राजधानी स्थानांतरित की थी, वो कौन सा शासक था? तो वो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी अहमद शाह वली, जिसने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी, गुलबर्गा से बिदर बना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में नहीं है। अशोक के मोस्टली जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। कलसी, एरोगुडी और सोपारा, ये तीनों ही ब्राह्मी लिपि में है, जबकि शाहबाज गढ़ी जो है ये खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ लेख है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए जो ब्राह्मी में नहीं है। यही नहीं है शाहबाज गढ़ी, ये ब्राह्मी में नहीं है बल्कि ये खरोष्टी में है। तो आंसर 1 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, अकबर की राजपूत नीति के तत्वों को चिन्हित कीजिए। अकबर की राजपूत नीति कैसी थी? राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, बिल्कुल। राजपूत राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की, बिल्कुल की थी। राजपूत शासकों को मुगल प्रांतों का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। तो इस हिसाब से ये तीनों ही बातें जो है अकबर की राजपूत नीति में होती है। तो ऑप्शन 1 हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा जारी करता माना गया है? तो कुमारगुप्त जो है उसने टोटल 15 प्रकार के सिक्के बनाए थे। समुद्रगुप्त ने भी 15 प्रकार के ही सिक्के बनाए थे। स्कंदगुप्त के 4 प्रकार के सिक्के रहते हैं, और चंद्रगुप्त सेकंड के 8 प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। और जो चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का है वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विष्णु का वराह रूप मूर्ति शिल्प कहाँ प्राप्त हुआ? तो उदयगिरी मध्य प्रदेश में हमें जगन्नाथ जी का मंदिर मिलता है, जगन्नाथ। और उदयगिरी उड़ीसा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा ठीक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 107, इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उदयगिरी मध्य प्रदेश। इसी में ही वाराह रूप जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है, वाराह रूप। और उदयगिरी उड़ीसा वाला जो है ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, उड़ीसा वाला जगन्नाथ। देवगढ़ का जो है उत्तर प्रदेश में, इसमें विष्णु का मंदिर है, विष्णु का 10 अवतार मंदिर इसमें देखने को मिलता है। और ओशियां राजस्थान में जो है वो सचियाय माता है, राजस्थान जोधपुर में है ये सचियाय माता, इसका मंदिर है। तो हमें क्या चाहिए? विष्णु का वाराह रूप मूर्ति शिल्प चाहिए हमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी उदयगिरी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलो करते हैं। सबसे पहले आता है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है वो इल्तुतमिश द्वारा नहीं बनाई गई है। ये मस्जिद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई है। तो ये तो हो गया रॉन्ग, तो ये तो हमारा नहीं है, हमें तो सही ढूंढना है ना। सुल्तानगढ़ी जो है वो बलबन के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट आता है हौज खास, ये सही है। हौज खास जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाया गया है। पुराना किला जो है ये भी शाहजहां द्वारा बनाया गया है। तो हमें क्या करना है, जो सही सुमेलित है वो चाहिए।
तो सही है ऑप्शन 3, हौज खास जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। महाजनपद काल में संथागार क्या थे? तो महाजनपद काल में संथागार सभा भवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक समाज के लक्षण माने जाते हैं? उत्तर वैदिक समाज, देखो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये मैंने वैसे पिछले वीडियो में भी समझाया हुआ है आपको कि जैसे कि माना ये मैप है, इसमें क्या हुआ कि जो आर्य है वो पश्चिमी साइड से आते हैं, मध्य एशिया से आते हैं और सिंधु नदी के आसपास जो है ये सेट हो जाते हैं ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये गंगा नदी की तरफ भी प्रसार करना शुरू कर देते हैं, यानी उत्तर की तरफ भी प्रसार इनका शुरू हो जाता है। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये सही हो जाती है कि उत्तर वैदिक समाज में आर्य जो लोग हैं वो उत्तर की ओर प्रसार करते हैं। दूसरा, ब्रह्म का सर्वोच्च देवता के रूप में उदय। देखो इससे पहले जो सर्वोच्च देवता है वो था इंद्र ऋग्वेद काल में। बात हो रही है उत्तर वैदिक समाज की। उत्तर वैदिक का जो प्रमुख देवता है वो ब्रह्मा या प्रजापति, एक ही बात है, चाहे ब्रह्मा बोलो चाहे प्रजापति बोलो। तो ये लाइन भी सही फिट हो रही है कि ब्रह्मा का सर्वोच्च देवता के रूप में उदय हुआ। थर्ड आता है सभा और समिति का राजनीतिक जीवन में प्रभुत्व। यही गलत हो जाता है क्योंकि सभा और समिति जो है वो हमें ऋग्वैदिक टाइम में भी देखने को मिलती है। फोर्थ है आश्रम व्यवस्था। बिल्कुल, आश्रम व्यवस्था जो है वो भी उत्तर वैदिक समाज के लक्षण है। तो हमें क्या चाहिए कि उत्तर वैदिक समाज के लक्षण चाहिए, तो पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि जिस भी ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा होगा वही हमारा राइट होगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा राइट हो गया। क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट है ये उत्तर वैदिक काल का नहीं है, हमारे पास पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1111। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। देखो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था पूछा है, बाणभट्ट भी था, मयूर भट्ट भी था, मातंग दिवाकर भी था, लेकिन ब्रह्मगुप्त जो है वो हर्षवर्धन के टाइम में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अशोक के अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो अरमाइक में उत्कीर्ण नहीं है। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था जिसमें ये लिखा था कि ब्राह्मी में नहीं है, तो ब्राह्मी में नहीं था, शाहबाजगढ़ी। क्यों? क्योंकि शाहबाजगढ़ी था खरोष्टी में, खरोष्टी में है। और यहाँ पे भी यही बात पूछी गई है कि अरमाइक, तो ये सहारेकुना, लघमान और तक्षशिला ये तीनों ही अरमाइक है और शाहबाजगढ़ी किसमें है? खरोष्टी में है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो अरमाइक में नहीं है यानी शाहबाजगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पे हमें विचार करना है कि कौन सी बातें इसकी ठीक है। फर्स्ट लाइन हमारी है आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग है, बिल्कुल ठीक है। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, ये भी सही है। अबुल फजल का भाई फैजी फारिस का महान विद्वान था, ये भी ठीक है। शहजादे सलीम की निर्देश पर अबुल फजल की हत्या की गई। तो इस हिसाब को देखते हुए ये चारों ही बातें सही है। तो हमें चाहिए जिसमें चारों चीज हो, तो यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चारों बातें इसकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। उत्तर वैदिक काल में रत्न विंसी संस्कार हिस्सा था। रत्न विंसी संस्कार जो है वो राजसूय यज्ञ में किया जाता था। ये रत्न विंसी संस्कार क्या होता है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, राजा की, जो राजा है, राजा की हेल्प करने के लिए 11 अलग रत्नीन होते थे। रत्नीन भी कह सकते हो आप, मंत्री भी कहते हो, रत्नीन। लेकिन जब राजा राजसूय यज्ञ करता था तो इन 11 रत्नीनों के घर जाकर इन्हें इनवाइट करता था, इनके संस्कार किए जाते थे। ये सब बातें राजसूय यज्ञ में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। विजयनगर शासकों तथा बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का बिंदु क्या था? तो उनके मध्य विवाद का बिंदु था तुंगभद्रा दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित संस्कृत रचनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो टाइम के हिसाब से सुनेंगे तो सबसे पहले आएगी आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसके बाद भास की स्वपन वासवदत्ता, फिर विशाखा दत्त की मुद्रा राक्ष और फिर आएगा मालती माधव। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल नहीं है? तो इसका लंगनाज भी है, बागोर भी है, सराय नाहर भी है, लेकिन बुर्ज होम जो है ये मध्य पाषाण का ना होकर के नवपाषाणीय स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुर्ज होम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। इसे हमें मैच करना है कि कौन सी पुस्तक कौन सी लेखक के द्वारा लिखी गई है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई है, वासव पुराण भीम कवि के द्वारा, विक्रमादेव रचित विलन द्वारा जिसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ की बातें लिखी गई है, और महापुराण पुष्पदंत के द्वारा लिखी गई है। तो इस हिसाब से ये सही मैच किया हुआ है, यानी ए का ए ही आएगा, बी का बी आएगा, सी का सी और डी का डी। इसके हिसाब से ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अगर हम अकॉर्डिंग टू मैप देखें, अगर ये इंडिया है तो इसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे त्रिभुजाकार में देखने को मिलती है, जो कि ऊपर जम्मू कश्मीर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीर और सूत कांगेडोर, वेस्ट की साइड सूत कांगेडोर में फैली हुई है। तो जो सबसे बड़े स्थल है वो हमें पंजाब में, सिंध प्रांत में और हरियाणा में भी राखी गढ़ी नामक जगह है जहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन कश्मीर घाटी में हमें जो स्थल हैं वो मिले हैं, लेकिन बड़े शहर नहीं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी, जिसमें हमें बड़े शहर नहीं मिले हैं। कश्मीर घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है। देखो ये बंदरगाह वाला क्वेश्चन हर बार एचटेट में आता है, इसे थोड़ा सा आप पढ़कर जाइए। हम मैप के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, माना ये हमारा इंडिया है, ठीक है, मैंने केवल साउथ एरिया बनाया है। इसमें जो ये बारबीकरम, मुजरिस और सोपारा, ये तीनों जो है वेस्ट की साइड है, बट कोरकई जो है वो वेस्ट की साइड नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा कोरकई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण का लक्षण नहीं है। पुनर्जागरण के कुछ लक्षण थे, प्राचीन ग्रीक विचारों में रुचि, बिल्कुल ठीक है। मानववाद पे बल, इससे पहले क्या था, ईश्वरवाद था। ईश्वरवाद यानी जो ईश्वर कहेंगे, ईश्वर के हिसाब से हम जिएंगे। मानववाद का कोई महत्व नहीं था, लेकिन पुनर्जागरण जब आया तो मानववाद को महत्व दिया, और मानववाद के पिता पेट्रार्क को बोला जाता है, पेट्रार्क। जिज्ञासा की भावना थी, तब जब जिज्ञासा होगी तभी तो पुनर्जागरण यानी पुनः जागना हो गया। लेकिन समानता पर बल जो है वो पुनर्जागरण में नहीं था, तो इसका हमें क्या देखना है, नहीं वाला लक्षण ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने भारत के विभिन्न शहरों में पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। उस शहर को चुनिए जिसमें ये शाला नहीं थी। तो जो जयपुर का राजा है सवाई जयसिंह, राजा सवाई जयसिंह, इसने अलग अलग जगह पे पर्यवेक्षण शालाएं या जंतर मंतर भी बोल सकते हैं, वो बनवाए थे। जैसे कि जयपुर बनवाए, मथुरा बनवाए, उज्जैन में बनवाए और दिल्ली में भी, लेकिन वाराणसी में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। भाषाएं बताई गई हैं, तो अरमाइक लैंग्वेज जो है वो उत्तरी यूरोप में नहीं बोली जाती, वो सीरिया में बोली जाती है, सीरिया। तो वैसे तो हमारा आंसर हमें मिल गया है, यही का ही है, क्योंकि अरमाइक भाषा इसका क्षेत्र उत्तरी यूरोप ना होकर सीरिया है। बाकी कॉप्टिक जो है वो मिस्र में है, प्यूनिक उत्तरी अफ्रीका में, और केल्टिक स्पेन में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब देखो क्लू तो हमें यहाँ से भी मिल जाता है, बात हो रही है विद्वानों की। विद्वान अगर शब्द आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़े लिखे या न्यायाधीश टाइप के या धर्म से रिलेटेड या नैतिक लोगों की बात हो रही है। तो इसका आंसर रहेगा सद्र। वो अधिकारी है जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 125। 125 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, हिटलर की विदेश नीति के अधोलिखित मील के पत्थरों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अब हमें इनको अकॉर्डिंगली लगाना है, टाइम के अकॉर्डिंग। क्या सबसे पहले क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार, ठीक है। उसके बाद आंग्ल जर्मन नौसेना समझौता, ये भी इसके बाद होता है। फिर होता है राइनलैंड का पुनः सैनिकरण, और फिर लास्ट में होता है म्यूनिक समझौता। तो ये चारों ही बातें जो है वो सीक्वेंस से ही लगाई गई है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 2 3 4, यानी ये चारों बातें कर्मानुसार लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 126। चंगेज खान के सैन्य संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें इसके कथनों पे विचार करने हैं। अगर
दोनों ही सही हैं, तो देखते हैं। पहला है चंगेज खान ने अपनी सेना को तुमन में संगठित किया, प्रत्येक तुमन में 10,000 सैनिक होते थे। ठीक है ये बात। तुमन का सैन्य प्रमुख नोयान कहलाता था। हाँ जी, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारे ए और बी दोनों सत्य है। तो ए और बी दोनों सत्य है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। देखो, गांधी और इरविन के बीच में 1931 में एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, जिसको बोला जाता है। इस समझौते में कुछ बातें रखी गई थी। संपूर्ण मद्य निषेध, भूमि कर में 50% की कमी और नमक कर का उन्मूलन, यानी नमक कर को बंद करना। लेकिन उसमें भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता देने वाली कोई भी बात डिस्कस नहीं हुई थी। तो हमें यहाँ पे नहीं का ही ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कथन को चिन्हित कीजिए जो सत्य नहीं है। यहाँ पे भी हमें नहीं पे ध्यान देना है, जो नहीं है हमें वो देखना है। पहला ऑप्शन है, जेम्स वॉट ने रेल चलाने हेतु प्रथम वाष्प चालित इंजन आविष्कृत किया। यही हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जेम्स वॉट नहीं आएगा, इसकी जगह हमें जॉर्ज स्टीफन लिखना है। यही हमारा आंसर रहेगा, जॉर्ज स्टीफन। देखो, ये वाला क्वेश्चन एक तो कोस्टल एरिया वाला कि पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं, और एक ये आविष्कार वाला 100% क्वेश्चन एचटेट में आता ही आता है। तो चलो, हमें आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी हम आगे के भी याद कर लेते हैं। जॉन मैकडम ने सड़क निर्माण की योजना बनाई, तकनीकी का विकास किया। रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित नाव बनवाई, और आधुनिक डाक सेवा जो है वो रोलैंड हिल के द्वारा बनाई गई या विकसित की गई। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत था, इसको हमने ठीक कर लिया। इसमें हम जेम्स वाट की जगह जॉन स्टीफन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के बारे में उद्धलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें हमें विचार करना है कि कौन सी बात ठीक है। जो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम राजा है उसके बारे में, उसने बाइजेंटियम को रोमन साम्राज्य की नई राजधानी बनाया, ये ठीक है। उसने सोलिडस नाम का एक नया विशुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, यानी दोनों ही बातें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 की दोनों बातें इसकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें हमें नहीं देखना है, तो इसके लिए हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रथम अधिवेशन पूना में होना निर्धारित था, परंतु हैजा फैलने के कारण ये बंबई में हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में हुआ, ये भी सही है। तीसरा है, प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे, ये भी ठीक है। चौथा है, प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए गए, बस यही बात गलत हो गई। प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव नहीं थे, बल्कि 9 प्रस्ताव रखे गए थे, और हमें यहाँ पे नहीं ढूंढना है। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 131, लॉर्ड बेंटिंक द्वारा भारतीय शिक्षा पर जारी निर्देशों का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या था। सबसे महत्वपूर्ण आयाम यही था, पॉइंट नंबर 1, कि शिक्षा हेतु विनियोजित समस्त कोर्स केवल अंग्रेजी शिक्षा हेतु उपयोग में लाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 132, हेलेनिस्टिक कालखंड में कॉइन क्या थी। कॉइन क्या थी? कॉइन जो है एक भाषा थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस रूपायित किया गया। तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो नव गौथिक शैली के आधार पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था। ऑप्शन में आता है मिर्जा राजा जयसिंह, और यही हमारा राइट आंसर है। कुछ थोड़ा और जान लेते हैं हम इसके बारे में। मिर्जा राजा जयसिंह जो है उसने 3 शासकों के साथ काम किया था। इसके टाइम 3 शासक कौन से थे? इसके टाइम था आपका जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन 3 राजाओं के साथ इसने काम किया, और पुरंदर की संधि भी इसी के द्वारा निर्धारित होती है। फिर आता है सवाई जयसिंह ने 8 राजाओं के साथ या 8 मुगल शासकों के साथ काम किया है, और मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल शासकों के साथ, और मिर्जा राजा जयसिंह ही इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो होंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो है वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 136। शिवाजी के प्रशासन में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अपनी प्रदत्त जिम्मेदारी के साथ सम्मिलित नहीं है। इसमें भी हमें नहीं देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिवाजी ने एक अष्टप्रधान समिति बनाई हुई थी। 8 प्रकार के लोग उसमें थे। सबसे पहले एक होता है दबीर। दबीर विदेशी मामला संभालते थे। इसे सुमंत भी बोला जाता है। कभी कभी सुमंत आ जाता है तो सुमंत का मतलब होता है विदेशी मामले संभालने वाला। मजूमदार ये लेखा अधिकारी है, ये भी ठीक है। सुरनीस शाही पक्ष व्यवहार, ये भी ठीक है। सरनोबत, ये जो सरनोबत है इसका कार्य धार्मिक मामलों से नहीं है बल्कि इसका कार्य होता है सैन्य विभाग का सचिव। सैन्य विभाग सचिव। तो यही हो गया, क्योंकि हमें तो रॉन्ग छांटना है, नहीं देखा है हमने यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरनोबत जो है वो धार्मिक मामलों में नहीं है। तो चलो हम इसको बाकी भी देख लेते हैं। ये तो 4 हो गए, टोटल 8 देखने हैं हमें। तो नंबर 5 पे आएगा आपका पेशवा। पेशवा। नंबर 6 पे होगा आपका अमात्य। और नंबर 7 पे आपका होगा वाक्यानवीस। वाक्यानवीस। और 8 नंबर पे होगा, टोटल अष्टप्रधान समिति थी तो 8 लोग थे। 8 नंबर पे रहेगा आपका पंडित राव। ये टोटल 8 लोग जो है वो शिवाजी के अष्टप्रधान प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। होमोसेपियंस का उद्भव कहाँ हुआ या माना जाता है। तो होमोसेपियंस का उद्भव अफ्रीका में माना जाता है। और अफ्रीका को विश्व का पालना भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जो वो यहीं पे पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया। आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो सत्य हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का कर रहे हैं। कांग्रेस ने नागपुर सत्तर 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया। दूसरा है, इसमें हमें सही ढूंढना है, तो ये बात ठीक है। ये बात ठीक है। दूसरा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दी। ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से इसके जो ऑप्शन दोनों ही सही है। तो ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है एन मरकर और अर्टा का स्वामी महाकाव्य है। ये जो महाकाव्य है वो मेसोपोटामिया समाज का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। एजटेक सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एजटेक एक सभ्यता है, उसके बारे में विचार करना है। काल में काक एजटेक कुलीनों के लिए निर्मित विद्यालय थे। हाँ जी, ये बात ठीक है। साधारण एजटेक युवा तपोकुली विद्यालय में पढ़ा करते थे। ये भी ठीक है, नहीं दोनों बातें इसकी ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 142। इसको भी हमें मैच करना है। आराम बाग जो है इसमें क्या पूछा गया है कि दोनों सूचियां हैं और जो सही है उसको मतलब मैच करना है। तो आराम बाग आगरा में बाबर का मकबरा है, ये बात ठीक है। शालीमार बाग जो है वो जहांगीर के द्वारा बनाया गया था, ये भी ठीक है। शालीमार गार्डन जो लाहौर का है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और पिंजौर गार्डन जो है वो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, यानी अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन 142 का ए ही ठीक रहेगा, यानी ए का 1, बी का बी, सी का सी और डी का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 सॉरी। इसमें भी हमें मैच करना है 143 में भी। तो इसका हम मैच करते हैं रसूल। रसूल जो है वो होता है, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। रसूल के साथ आएगा खुदा का संदेशवाहक। खलीफा होगा पैगंबर का प्रतिनिधि। सीरा यानी कि पैगंबर की जीवनी। और तफसीर होती है कुरान की व्याख्या। तो इस हिसाब से ए का डी, बी का सी, 3 का बी और 4th का ए हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर बनेगा इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर
143 का डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा क्योमिंतांग द्वारा चीन में घोषित 3 महान सिद्धांतों में से एक नहीं था? तो राष्ट्रीयता थी, लोकतंत्र भी था, आजीविका भी थी, बट समानता जो है वो इसके सिद्धांत में नहीं थी, चीन वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। बंगाल के विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का मूल हेतु क्या था? देखो 1905 में, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। इसमें उसका मूल कारण क्या था कि बंगाल में राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा था और वो बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहता था। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। औपनिवेशिक काल में रेल की शुरुआत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिए गए हैं, तो हम पढ़ लेते हैं कौन से कथन है। रेलवे की शुरुआत भारत के आधुनिकीकरण हेतु की गई, ये बात बिल्कुल ठीक है। रेल नेटवर्क का विकास द्वितीय पूंजीवाद का परिणाम था, जिसके तहत अंग्रेज पूंजीपतियों को उनके निवेश पर लाभ की प्रतिभूति दी गई। दोनों ही बातें सही हैं, इसमें ए और बी बोथ राइट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 147। इसमें भी हमें मैच करना है कि कौन सा सही मैच नहीं है, हमें यहाँ पे नहीं ढूंढना है, तो चलिए ढूंढते हैं। फर्स्ट है नॉवल है, उपन्यास है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थॉमस हॉर्डी द्वारा, ये ठीक है। पिकविक पेपर चार्ल्स डिकिंस द्वारा, ये भी ठीक है। जैन ऑयर सोलेट ब्रंटे, ये भी ठीक है। और पुदरिंग हॉल्टर्स एने ब्रंटे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 147 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने पिछले पेपर में भी किया है, मैं फिर से भी बता रही हूँ। 1857 की क्रांति में किसने क्या बोला, क्रांति को क्या नाम दिया, ये वाले क्वेश्चन जरूर आप पढ़ के जाना। और हमारा एक आज का क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली द्वारा बोला गया था। चलो हम बाकी के भी देख लेते हैं किसने क्या क्या बोला है। जेम्स आउट्रम ने क्या बोला था कि जेम्स आउट्रम के साथ टेलर भी आएगा, क्योंकि हमारे पिछले क्वेश्चन में ये दोनों ही थे। पिछला जो पेपर किया था 2019 का, उसमें जेम्स आउट्रम और टेलर ये दोनों हैं, और ये दोनों कहते हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो मुस्लिम षड्यंत्र था, ठीक है। टी.आर. होम्स कहता है कि ये 1857 की जो क्रांति है वो बर्बरता वर्सेस सभ्यता, यानी बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था या क्रांति थी। बेंजामिन डिज़राइली कहते हैं कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह थी। विस्काउंट पाल्मस्टन कहते हैं कि 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह थी, ये जन विद्रोह नहीं था, ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, ये बातें कहते हैं विस्काउंट पाल्मस्टन। तो हमें तो यही पूछा गया ना कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला है, तो बेंजामिन डिज़राइली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? अब अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन के द्वारा रचित है, इसमें क्या क्या बातें थी और क्या नहीं थी वो हम देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है युद्ध का अंत, हाँ ये बात इसमें थी। दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी था। भूमि का किसानों को हस्तांतरण, ये भी था। लेकिन जार को गलत कामों के लिए सजा, ये वाली बात अप्रैल थीसिस में नहीं लिखी गई थी, और हमें क्या देखना था, नहीं देखना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है, यहाँ पे हमें सही ढूंढना है। तो एबे मध्यकालीन चर्च, ये ठीक नहीं है। टाइथ सामंत, ये भी ठीक नहीं। फीफ, ऑप्शन 3 जो है वो सही है। फीफ जो है वो योद्धा को सैन्य, ये सामंतवाद का टॉपिक चल रहा है बीए थर्ड ईयर में, ये चैप्टर चलता है सामंतवाद, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। सामंतवाद में क्या होता था, जो योद्धा थे, वीर सैनिक थे, उन्हें फीफ दे दिया जाता था। फीफ क्या था, फीफ एक जमीन का टुकड़ा था। योद्धा या सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले में फीफ या गिफ्ट के तौर पे जमीन दी जाती थी, जिसे फीफ बोला गया था। तो आई होप कि आपको वो पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।